अगले हफ्ते का कमोडिटी मार्केट कैसा रह सकता है? इस हफ्ते तो काफी उतार चढ़ाव भरा माहौल रहा, खास करके सोने और चांदी में जिस तरह की गिरावट दिखी, लोगों को उम्मीद नहीं थी। बजट ने पूरी तरह से माहौल ही बदल दिया। गोल्ड को अगर आप देखें तो रिकॉर्ड से 7,000 रुपए नीचे आ चुका है और चांदी अपने रिकॉर्ड स्तरों से करीब करीब 15,000 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। लेकिन अभी भी ना तो एक्सपर्ट्स का ना ही खरीदार का कन्विक्शन अभी भी मार्केट में नहीं है कि क्या खरीदे सोना और चांदी। इस कन्विक्शन को लाने के लिए क्या कंफ्यूजन है, जो बड़े एनालिस्ट हैं, बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं, वो क्या मानते हैं गोल्ड और सिल्वर को लेकर, इस पे हमने एक पोल किया था। वो पोल आपको हम कल शाम से ही बता रहे हैं। आज भी वो पोल मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़रूरी है कि सोने का भाव ऊपर में इस साल कहाँ तक जा सकता है और नीचे में कहाँ तक आ सकता है। चलिए एक बार पोल फिर से देख लेते हैं। नीचे का जो लेवल दे रहे हैं, ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि 62,000 से 67,000 रुपया इस साल का निचला लेवल होगा। जो सबसे कम टारगेट नीचे का दिया है, जो 62,000 तक फिसल सकता है, वो पैराडाइम कमोडिटी है। लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को यही लगता है कि 65,000 के नीचे सोना इस साल नहीं जाएगा। वहीं ऊपर के लेवल का जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने नीचे की तरफ अपने टारगेट को इसलिए डाउनवर्ड रिवाइज किया है क्योंकि ड्यूटी का एडजस्टमेंट उनके टारगेट में भी दिख गया है। एसएमसी ग्लोबल को लगता है कि 76,000 रुपए के ऊपर सोना 2024 के बचे हुए महीने में नहीं जाएगा। बाकी ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को 75,000 के आसपास का लगता है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे भी थे, उन्होंने 70 से 75 के आसपास का टारगेट दिया। लेकिन केरिया कमोडिटी 78,000 ज़्यादा बुलिश गोल्ड पर दिख रहे हैं। चांदी में भी हमने इसी तरह का पोल किया था। चांदी में ऊपर का लेवल चांदी का क्या रह सकता है इस साल बचे हुए महीने में, तो 1 लाख के ऊपर वाले जो ब्रोकरेज हाउसेस थे उन्होंने भी 1 लाख के नीचे का कर दिया, क्योंकि जो 9% ड्यूटी का एडजस्टमेंट होना था वो टारगेट में भी दिख रहा है। एसएमसी ग्लोबल 98,000 रुपीज से ज्यादा का लेवल इस साल अब नहीं देखती है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज का 95,000 का और केरिया कमोडिटी का 96,000 का है। हालांकि कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको लगता है 87,000 से 92,000 से ज्यादा चांदी इस साल नहीं रह सकती। चलिए, तो ये ब्रोकरेज हाउसेस के कॉल है। लेकिन आज हमारे साथ कमोडिटी फटाफट वीकेंड स्पेशल में 4 मेहमान हैं, जो उनकी राय भी हम आपको बताएंगे। यानी आपके पास और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम होगा, बड़ी राय होंगी, ताकि आप जब भी गोल्ड सिल्वर खरीदें उससे पहले इनकी राय पर भी विचार करें। हालांकि एक बात मैं बार बार यही कहता हूं कि आप किसी भी सिक्योरिटीज़ में आप चाहेंगे कि मुझे सबसे नीचे के लेवल पे ही खरीदने का मौका मिले, वो आज तक किसी को नहीं मिला है। ना ही सबसे टॉप पर जाकर बेचे, वो भी किसी को नहीं मिलता है। तो आप ये ध्यान में रखें। लेकिन गोल्ड के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि शेयर बाजार की तरह नहीं है। अगर आपने आज खरीदा है, मान लीजिए आपके पास अगर 1 किलो गोल्ड है, तो वो 100 ग्राम या 500 ग्राम नहीं हो जाएगा, 1 किलो ही रहेगा। भले ही भाव आने में वक्त लगे, लेकिन गोल्ड के साथ ऐसा भी नहीं है। भाव लंबी अवधि में हमेशा ऊपर गए हैं। हिस्ट्री देखिए, आज़ादी से अब तक जो 100 रुपये के नीचे का सोना आज देख सकते हैं कि 75,000 रुपये तक भी चली गई थी। तो ये इस तरह की तेजी आती है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपके पास है सोना तो घबराएं नहीं, आपके भाव भी आएंगे। लेकिन खरीदारी में भी जल्दबाजी ना करें, इसलिए इन दिग्गजों की राय सुन ले। चलिए एक एक करके हमारे जो दिग्गज हैं उनसे सोने चांदी पर राय ले लेते हैं, फिर बाकी कमोडिटीज पर राय लेंगे। भाविक, सबसे पहले आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर इस साल आप ऊपर में कहां तक जाते देख रहे हैं और नीचे में कहां तक आते देख रहे हैं? नमस्कार विष्णु। नमस्कार सर। देखिए, गोल्ड और सिल्वर दोनों की मैं बात करूँ तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर 72,500 से 74,000 तक दिख सकते हैं। और गोल्ड में नीचे के अगर प्राइसेस के लेवल के मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि बिटवीन 65,500 से 66,000 के बीच में आ सकता है। और चांदी की बात करें तो चांदी में आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऊपर की साइड मैक्सिमम अगर हम देखें तो 88 से 92 के बीच में आ सकता है। और नीचे की साइड अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि बिटवीन 77 से 75 है, एक अच्छा जोन है। उसके नीचे शायद नहीं जा सकता, एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। चलिए, अब हमारे साथ अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटी से। अनिंद बैनर्जी जी, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड और सिल्वर की चाल 2024 के बचे हुए महीने में किस तरह की दिख रही है? नीचे का लेवल क्या रह सकता है, ऊपर का लेवल क्या रह सकता है? गोल्ड नीचे में देखिए 65,000 के आसपास एक लो बना सकता है। और एक तरफ से ये जो करेक्शन हुआ है करीब करीब 10% से ज्यादा, क्योंकि ये बजट के वजह से, तो इसके
हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि 10 से 15% करेक्शन जब भी गोल्ड में हुआ है तो एक इन्वेस्टर के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने के लिए। और अपसाइड में 71,000 72,000 भी जा सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर हमें एक अपसाइड इसमें मिल सकता है बिकॉज ऑफ द फेड कट्स। और चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा और नीचे की तरफ 76,000 तक भी आ सकता है, और फिर अपसाइड में आप ये 86 और 87,000 भी दिखा सकता है। ओके, तो आपका व्यू ये है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। अब आप बताइए चिंतन, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों रेंज बताइएगा, लोअर लेवल का भी गोल्ड का भी और अपर लेवल में कहां तक जा सकता है इस साल, और चांदी का भी इसी तरह से बताइए। गोल्ड मेरे ख्याल से एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स वाला सिनारियो है। इंडियन टर्म्स में गोल्ड जरूर 68,000 के नीचे चल रहा है, बट ये प्योरली ड्यूटी के हिसाब से है। अगर आप ग्लोबल गोल्ड का प्राइस देखो तो अभी भी वो सब 2400 का प्राइस चल रहा है। ये नीचे में $2,200 तक भी आ सकता है, क्योंकि हमारा एट एबेंस वी थिंक दैट वहां पे यूएस में जो इलेक्शंस आ रहे हैं तो सितंबर के अंदर रेट कट नहीं होने की भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। कल जीडीपी रेट बहुत ऊपर आया है एक्सपेक्टेशन से, और पीसी भी रीजनेबल आया है, और इलेक्शन होने के कारण और वहां पे भी वॉलेटिलिटी होने के कारण हो सकता है रेट कट दिसंबर तक पोस्टपोन्ड हो जाए। ये सिनारियो अगर बनता है तो यहाँ पे गोल्ड में बहुत अच्छा मेल्टडाउन अपने को देखने को मिल सकता है, और $2,200 यानी करीबन $175 का नीचे जाने की जगह है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 से 3,500 रुपया। तो 64-65,000 के नीचे पूरे साल के लिए आप बाय ऑन डिप्स का मेथड बना सकते हो, और ऊपर में आपको 71-72 ये इसका टॉप है। आप अगर OIB देखो तो OIB कॉमेक्स के अंदर बहुत हायर लेवल पे वी एट एबेंस डू ट्रेड डेरिवेटिव्स, तो हमको डेरिवेटिव्स के अंदर से ये लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हो चुका है और राइज ऑन सेल ऑन राइज का ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर आप चाइना का प्रीमियम देखो तो चाइना का प्रीमियम जो आज से 6 महीने पहले जब उन्होंने 18 महीने तक कंटिन्यूस बाइंग किया था, तभी वो प्रीमियम एक बार के लिए $120 ऊपर तक चला गया था, जो थोड़े दिन पहले जब ये 2425 का लेवल आया था तभी माइनस हो गया था। चांदी भी जो $3.80 प्रीमियम पे चल रही थी वो नीचे में भी $3.10 के करीबन का प्रीमियम आ गया। कहने का मीनिंग ये है कि चाइना जो है वो पूरा असेट क्लास बेच के अपना करेंसी इकट्ठा कर रहा है, और ये जितना ऑफलोडिंग आएगा उसके लिए गोल्ड और सिल्वर प्रेशर में ही रहेंगे, और राइज ऑन सेल ऑन राइज का ही माहौल यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। ओके, सिल्वर राइज का मार्केट आपको ज़्यादा दिख रहा है। आप बताइए अमित जी, आप ग्लोबली मार्केट को काफ़ी अच्छे से ट्रैक करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि घरेलू जो ट्रिगर है वो तो एडजस्टमेंट यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो जो प्रीमियम है वॉर का वो अभी इंटरनेशनल मार्केट में उस तरह की गिरावट नहीं आई है। क्या वो गिरावट भी अभी बाकी है? क्या वो चिंता अभी भी करनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर के खरीदारों को? विश्व मोहन जी, मेरा ऐसा मानना है कि जहां तक गोल्ड का सवाल है वहां पे, जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक लेवल करेक्शन हो चुकी है, क्योंकि मई में अगर मैं बात करूं तो गोल्ड का जो है वो हमने सर्वाधिक प्राइस देखा था, उस समय $2,450 के करीब गया था, और उसके बाद नीचे में वो $2,280 गया था। तो वो जो एक लेवल करेक्शन थी वो वहां पे हो चुकी है, और वो इनफैक्ट 2,300 के लेवल पे वो कई बार गया है डॉलर टर्म्स में। और अगर मैं उसके बाद का सिनारियो लूं तो अभी जुलाई में गोल्ड का नया हाई लगा है $2,483 का, और उसके बाद अब वो जो है वो 2,350 का भी जो है वो भाव बन गया है उसका इसी हफ्ते में। सो मेरा ऐसा मानना है मोहन जी की जो एक लेवल वाइज करेक्शन थी वो पूरी हो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये मानना पड़ेगा कि अगर हिंदुस्तान में अगर टैक्स कम होता है और हिंदुस्तान में अगर लोकल प्राइस अगर डाउन आता है तो वो भी एक कारण है कि डॉलर टर्म्स में प्राइस अब ज्यादा डाउन नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमें ये सबको ये बात की ज्ञान है हमें कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, सबसे बड़ा कंज्यूमर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर तो चाइना है, मगर चूंकि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, तो इसलिए सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया है। और इंडिया में क्या भाव है ये बहुत हद तक ये डिसाइड करता है कि डॉलर टर्म्स में क्या भाव होगा। तो जो सरकार ने अभी जो कस्टम्स ड्यूटी कम की है, 9% सीधे ड्यूटी कट हो गई है,
उसके वजह से इंडिया में दाम गिर गया है, मगर ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस अब डॉलर टर्म्स में ज्यादा डाउनसाइड नहीं आ पाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि डॉलर टर्म्स में अब आप मान के चलिए कि 2310 2320 अब ये इसका डॉलर टर्म्स में बॉटम है। और अगर मैं उसको हिंदुस्तानी रुपये में अगर मैं उसको मैं लगा के चलूं तो आप मान के चलिए कि 66,500 ये अब एक बहुत ही इसका सॉलिड बॉटम लेवल है। और मैं आज से 2 महीने पहले मैं तेजी में नहीं था गोल्ड में, क्योंकि मुझे लगता था कि बहुत जल्दी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है और गोल्ड को एक टाइम और लेवल करेक्शन दोनों देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से लेवल करेक्शन जो है वो पूरा हो चुका है, टाइम करेक्शन कुछ समय और चल सकता है। मगर अगर मैं अगले 6 से लेके 8 महीने की बात करूं तो मुझे लगता है कि रुपी टर्म्स में आपको फिर से कोई 72-73 हजार रुपए का भाव मिल सकता है। शायद उससे अभी ज्यादा की गुंजाइश 6-7 महीने में नहीं है। डाउनसाइड में 1-1.5 हजार रुपए का डाउनसाइड है। और अक्टूबर 2025 की अगर मैं बात करूं यानी कि 15 महीने के बाद मुझे लगता है कि आपको रुपए टर्म्स में आपको वापस 77-78,000 न्यू ऑल टाइम हाई आपको जो है वो गोल्ड का भाव एमसीएक्स में मिलेगा। और डॉलर टर्म्स में भी आपको जो है एक नया ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। सो दोनों ही टर्म्स में मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। गोल्ड पे मैं बहुत बुलिश हूं, सिल्वर पे मैं उतना ज्यादा बुलिश नहीं हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है। और अगर वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जाती है तो सिल्वर जो है वो गोल्ड को बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर सकता है। ऑलरेडी भी सिल्वर ने बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड को, मगर वो आगे अंडर परफॉर्मेंस और भी आ सकता है। तो मैं निवेशकों को गोल्ड में धीरे धीरे खरीदने की सलाह दूंगा। सिल्वर में गोल्ड के साथ वो बढ़ेगा तो जरूर, मगर वो गोल्ड को अंडर परफॉर्म करेगा। तो आप बेहतर रहेंगे अगर आप गोल्ड को खरीदेंगे बजाय कि आप सिल्वर को खरीदें। यानी अब गोल्ड को लगता है कि ज़्यादा आपको भरोसा यहाँ पर दिख रहा है। चांदी को लेकर उतना कन्विक्शन अब नहीं है। चांदी फॉलो ज़रूर करेगी, लेकिन उस तरह की तेज़ी गोल्ड के हिसाब से बनेगी और आपके लिए सेफर वेट वो गोल्ड ही रहेगा। चलिए एक एक करके अब दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। कई सारे सवाल हैं गोल्ड सिल्वर के साथ साथ बाकी कमोडिटीज़ पर। महावीर हैं बंगलुरु से, 30 जुलाई तक कॉमेक्स पर चांदी क्या $25 तक भी आएगी? ये तो काफ़ी जल्दबाजी होगी कहना। आपको क्या लग रहा है चिंतन? 30 जुलाई तक कॉमिक्स पर चांदी $25? इतना शॉर्ट टर्म प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि ये $25 आए। मुझे नीचे में ये अराउंड $26 के आजू बाजू मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और ये 26 भी शायद ये है, क्योंकि हम $2.25 की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा लेवल होता है। $25 मुझे लगता है प्रैक्टिकली बहुत कम प्रोबेबिलिटी, मैं बोलता हूँ 5% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि वो 25 आए। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नवनीत है राजगढ़ से, चांदी, एल्यूमिनियम और कॉपर, इन तीनों पर राय चाहिए। इन तीनों में इस हफ्ते काफी गिरावट दिखी है, इनको काफी नुकसान हो रहा है। अनिंद बैनर्जी जी, आप बताइए क्या करना चाहिए इनको, चांदी, एल्यूमिनियम और कॉपर? हाँ, चांदी में देखिए काफी हद तक जो गिरावट था वो तो हो चुका है, बट अगर स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। और मेरे हिसाब से 80,000 का एक लेवल है जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट है। मतलब वो एक स्टॉप लॉस के हिसाब से कोई मेंटेन कर सकता है। और अगर वो सपोर्ट होल्ड कर गया तो हो सकता है एक बार ये रिकवरी दे दे, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड है कॉमिक्स में भी और आपका एमसीएक्स में तो है ही। और जो भी लार्ज पोजीशंस था जो ये काफी बड़ा फॉल आया है उसमें फ्लश आउट हो चुका है। तो इसके लिए 80,000 का स्टॉप लॉस लेके चांदी होल्ड किया जा सकता है। कॉपर में देखिए सेम हालत है कि क्योंकि चांदी और कॉपर में एक पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो दोनों मार्केट नीचे आया है। और चाइना का एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है पॉलिट ब्यूरो का, शायद वो नेक्स्ट वीक होगा। तो वहां से अगर कुछ भी पॉजिटिव आया तो हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिले। बट 780 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, तो वहां पे स्टॉप लॉस रख के होल्ड किया जा सकता है। एल्यूमिनियम में देखिए जो स्टॉक लेवल्स है वो उसके हिसाब से तो काफी वीक है और कोई ट्रिगर है नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ पूरा लिंक्ड है। चाइना का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है चाइना में। बट फिर भी 200 का एक स्टॉप लेके, क्योंकि यहाँ पे भी काफी हद तक सेल ऑफ आ चुका है और नेक्स्ट वीक फेडरल रिजर्व का मीटिंग है, तो हल्का सा अगर ये डविशनेस आता है
फेड से जो जिसका गुंजाइश है, तो फिर हम लोग को एक अच्छा खासा बाउंस बैक ये कमोडिटीज में देखने को मिल सकता है, मतलब कॉपर, सिल्वर और आपका एल्यूमिनियम में। ओके, चलिए अब अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विनय कुमार मिश्रा हैं, क्रूड 6,538 रुपए में खरीदा, क्या करना चाहिए अमित जी? 6538 की बाइंग है। जी देखिए, मेरा ऐसा मानना है विश्व मोहन जी की क्रूड ऑयल अभी एक रेंज में जो है वो रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ ट्रम्प अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो अलास्का में जो है ऑयल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी, तो धीरे धीरे करके क्रूड ऑयल जो है वो ओपेक की जो इतनी जबरदस्त जो ग्रिप बनी हुई थी क्रूड ऑयल के ऊपर, वो धीरे धीरे जो है थोड़ी हल्की पड़ रही है, और अगर ट्रम्प प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो और भी ज्यादा हल्की पड़ने का चांस है। मगर दूसरी तरफ हमें यह भी मालूम है कि ट्रम्प वर्सेस हारिस का ये जो कॉन्टेस्ट होने वाला है, अब उसमें इस टाइम हारिस एक्चुअली लीड कर रही हैं ट्रम्प को। तो जब तक बाइडेन थे तब तक ये बिल्कुल क्लियर था कि ट्रम्प ही प्रेसिडेंट होंगे, मगर अब चूंकि हारिस कंटेंडर हैं डेमोक्रेट्स के तरफ से, तो इसलिए अब इस बात के ऊपर कोई हम उतने ज्यादा श्योर नहीं है जितने कि हम बाइडेन जब थे तब हम कह सकते थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि क्रूड ऑयल फिलहाल जो है वो एक टाइट रेंज में है। अभी भी ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, फ्रेट भी बहुत अच्छा कर रही है, शिपिंग भी बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे नहीं दिख रहा है कि क्रूड ऑयल की जो ओवरऑल जो ग्लोबल डिमांड है वो कम होने वाली है। अलास्का में ड्रिलिंग पहले तो शुरू कब होएगी ये कह पाना मुश्किल है, ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे या नहीं कह पाना मुश्किल है, और ड्रिलिंग शुरू भी होएगी तो आउटपुट कब तक निकलेगा, कितना निकलेगा, बड़े सारे क्वेश्चन मार्क्स है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि क्रूड ऑयल शॉर्ट टर्म एक साइडवेज रेंज में है। मैं निवेशक को यह सलाह दूंगा कि अगर उन्होंने क्रूड ऑयल खरीदा है तो वो इसकी स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल जो है उसको जो है वो बेचते रहें। अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कम आएगी, और वो जो है बहुत जल्दी मुझे लगता है कि उनको ये ठीक ठाक मुनाफा भी मिल जाएगा। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा, मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप हर महीने आउट ऑफ द मनी कॉल्स बेच के अपनी जो कॉस्टिंग है उसको कम करते रहिए। जी जी, चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कई सारे दर्शक हैं जिनके सवाल रह गए हैं, वो जल्द फटाफट से लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम अपने दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब ले रहे हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जयराम पाली है। नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में भाविक आपकी राय क्या बन रही है? देखिए, नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला है, क्योंकि अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो अभी जो कूलिंग की डिमांड है वो थोड़ी कम हो गई है, और वहाँ पे जो फ्रीपोर्ट एलएनजी वो भी अभी थोड़ी बहुत जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पे भी थोड़े इश्यू आ रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ के जो नेचुरल गैस की जो इन्वेंट्री है वो भी बढ़ रही है। प्लस प्रोड्यूसर्स जो थे, जो पहले हमने देखा था कि $3 के करीब आया था, तो उन्होंने जो वॉलंटरीली कट किया था प्रोडक्शन वो भी रीस्टार्ट किया है। तो अभी अगर देखें तो आई थिंक ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़ा अभी भी मुझे लग रहा है कि वीक ही रह सकता है। आई थिंक 165 से 160 का लेवल जो है मुझे लग रहा है कि वो एक फेयर वैल्यू है, कि जहाँ से टेक्निकल बाउंस बैक भी आना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ सकती है, बट यस 170 से 165 की एक अगर रेंज मिलती है तो 160 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड मुझे लग रहा है 200 तक आ सकता है, उसके ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, अमित हैं नासिक से। क्रूड और नेचुरल गैस पर इनका सवाल है। आप बताइए, आप क्या राय देंगे? चिंतन जो है वो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड ही रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि लोअर रेंज पे ट्रेड करना शुरू हुआ है, तो 6500 और 6400 के बीच में इसको बाई बनाना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 6300। ये जैसा होता है कि आपने अगर देखा होगा तो जहां पे ये भाव नीचे के आ जाते हैं तो ओपेक फिर वो कट करने की बात हो जाती है। तो जब ये कट करने की बात हो जाती है तो उसमें बाउंस आ जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये 6800 का ऊपर का लेवल था और नीचे में 6400 और 6500 के बीच में का लेवल है, वो ये लेवल
आ चुका है तो अब आप बाय करके चलिए, और आप उसका कॉस्ट जो कॉन्टेंगो है, वो 2 महीना 3 महीने का जो कॉन्टेंगो है, वो लेने के लिए आप 6800 6900 का कॉल आप बेच सकते हो, और बाय ऑन डिप्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 6300 अपने को क्रूड में करना चाहिए। और नेचुरल गैस मेरे को लग रहा है कि जो एक्सेस इन्वेंट्री है, जो वेल्स हो रहे हैं, वो सब ये भाव के अंदर प्राइस्ड इन है। वेदर जैसे वहां पे अगर एक्सटेंडेड समर आता है या फिर विंटर का भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, तो यहाँ से बहुत ही तेजी से बाउंस देगा। तो नेचुरल गैस को मैं तो इमीडिएट लेवल पे ही बाई बोलूंगा, अराउंड 170 और 173 के बीच में आप बाई करो विद स्टॉप लॉस ऑफ 150, और आपको हो सकता है 2 महीने के अंदर 220 230 का लेवल भी देखने को मिले, तो आप उसके अंदर ऊपर नीचे में बाई करके चल सकते हो नेचुरल गैस। तो ये राय है आपकी। चलिए अगले, नवनीत राजगढ़ फिर से अमित जी से सवाल जानना चाह रहे हैं, चांदी, एल्युमिनियम और कॉपर, इन तीनों पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं अमित जी। छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। जी, विश्व मोहन जी, देखिए, मैं कॉपर और एल्यूमिनियम पे पिछले 2-3 महीनों से बहुत नेगेटिव चल रहा हूं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि जो मई की तेजी है, ये जो मई में इनके पीक लगे थे, वो मुझे सस्टेनेबल नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो इस एजम्पशन पे बेस्ड थे कि चाइना की इकोनॉमी में एक रिकवरी आएगी। मुझे चाइना में कोई रिकवरी नहीं दिख रही है। मुझे आने वाले समय में चाइना में बहुत मंदी दिख रही है। मुझे लगता है कि उनका इकोनॉमिक ग्रोथ तो बिल्कुल जीरो भी जाएगा, बल्कि 2-1 साल में हो सकता है नेगेटिव में भी चले जाए। उनका पूरा एक किस्म का इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ है चाइना में। तो इसके वजह से मैं बेस मेटल्स में तेजी में नहीं हूं। अगर उसमें रिलीफ रैली आएगी भी तो सेल ऑन एवरी राइज हमारा मोटो रहेगा। सिल्वर में, बिकॉज सिल्वर बहुत डाउन आया है डॉलर टर्म्स में भी और रुपी टर्म्स में भी, तो एक बाउंस डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। आप एक शॉर्ट टर्म, नियर टर्म बाउंस के लिए जरूर आप सिल्वर को खरीद सकते हैं, मगर अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो सिल्वर के मुताबिक के कंपैरिजन में अगर आप गोल्ड में करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। ये सलाह आपकी तरफ, अमित जी की तरफ से आपके लिए है नवनीत जी। शुक्रिया अमित जी। बाकी मेहमान आप बने रहे, अमित जी को एक कॉन्फ्रेंस में जाना है। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अमित जी। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। भूमिका है अहमदाबाद से, क्रूड ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रही हैं। अनिंद, आप बताइए, क्रूड ऑप्शंस में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? हाँ, देखिए, क्रूड ऑयल में फिलहाल तो एक रेंज है, मगर ये जो रेंज है वो काफी बड़ा है। तो ये जैसे नीचे में 6400 और ऊपर में 6800 या 6850, तो यहाँ पे स्ट्रैंगल शॉर्ट तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि खास प्रीमियम मिलेगा नहीं। तो एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि बाय ऑन डिप्स 6400 के नीचे स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में, और हायर लेवल्स में 6750 या 6800 का कॉल राइटिंग। तो ये एक स्ट्रेटेजी क्रूड ऑयल में किया जा सकता है। आप यहाँ पर क्रूड में काम कर सकते हैं। अगले दर्शक है प्रमोद हैं पुणे से, हल्दी और नेचुरल गैस, इसको लेकर सवाल जानना चाहिए कि क्या अनुमान है, आगे का आउटलुक क्या है। भाविक, आप बताइए, हल्दी पर भी और नेचुरल गैस में, हालांकि आपने बता दिया, एक बार सिर्फ लेवल दोहरा दीजिएगा। देखिए, हाल ही में हमने अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है, बट अभी अगर देखें तो 15,000 का जो लेवल है वो मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट दिख रहा है। 15,000 के नीचे अगर जाता है तो मुझे लग रहा है कि और ज्यादा आई थिंक करेक्शन हो सकता है, बट यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत बाउंस बैक जरूर से आ सकता है। तो 15,000 के स्टॉप लॉस से ही बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट अगर मैं देखूँ तो 16,400 के करीब आ सकता है। और नेचुरल गैस की बात करें तो आई थिंक 170 से 165 के बीच में अगर मिलता है तो बाय कर सकते हैं 160 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 200 का। जीरा, ये कैसा दिख रहा है आपको भाविक आगे के लिए? देखिए, जीरा में हमने देखा कि 1-2 दिन से थोड़े बहुत हमने पॉजिटिव व्यू भी देखने को मिला है, और अगर हम देखें तो 26,000 का जो लेवल है वो आई थिंक काफी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ी बहुत एक शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है। ऊपर के साइड अभी तो लिमिटेड लग रहा है, बट 28,500 से 29,000 तक लग रहा है। तो यहाँ पे भी 26,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 28,000 के टारगेट के लिए। शुक्रिया भाविक, आपका चिंतन, आपका अनिंद बैनर्जी जी, आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सभी सवालों के जवाब दे दिए। तो कमोडिटी फटाफट फिलहाल इतना ही। जितने भी दर्शकों के सवाल रह गए, अगले हफ्ते फिर से हम आपके उन सवालों के जवाब देंगे। तो इस खास पेशकश को यही समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्ते।